आज अपने रिटर्न की क्लास नंबर 2, ठीक है। लास्ट क्लास हमने कर लिया था 139.1, 139.3, 139.4, 139.5। आज अपने को करना है 139.9, 139, 140, बस इतना सा करना है। और एक छोटा सा काम और करना है, ई फाइलिंग, ठीक है। और एक बार अपने स्क्रीन पे देख लीजिए कि रिटर्न कैसा होता है, फाइलिंग ऑफ रिटर्न, आईटीआर मतलब इनकम टैक्स रिटर्न। एक छोटा सा रिकैप लेते हैं व्हाट वी डिड इन द लास्ट क्लास। 139.1 में हमने सबसे पहले किया, सब मिला के तो 10 एक पॉइंट थे, 10-11 पॉइंट हमने किया कि हु नीड टू फाइल रिटर्न। तो उसमें हमारे पास पॉइंट थे कि ये 5 लोगों को रिटर्न भरना पड़ेगा, 7 लोगों को रिटर्न भरना पड़ेगा। पहला, एवरी कंपनी, एवरी फर्म, एवरी एलएलपी भी उसी में आ गया। उसके अलावा एवरी वो बंदा जो ऑर्डिनरली रेसिडेंट है और जिसका फॉरेन में कोई बैंक अकाउंट है, या फॉरेन में साइनिंग अथॉरिटी है, या फॉरेन में फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एनी एंटिटी है। नंबर 4, जिसका इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 लाख से ज़्यादा है। नंबर नेक्स्ट, जिसका 1 करोड़ से ज़्यादा करेंट अकाउंट में, कोऑपरेटिव बैंक या किसी बैंक के करेंट अकाउंट में ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन एग्रीगेट 1 करोड़ से ज़्यादा डिपॉजिट किया है। एंड नंबर नेक्स्ट, जिसने किसी फॉरेन ट्रेवल को स्पॉन्सर किया है, उसमें वो खुद गया है या किसी और को भेजा है और उस पर खर्च हुए हैं 2 लाख से ज़्यादा। इसके अलावा हर इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी को रिटर्न भरना पड़ेगा यदि उसका टोटल इनकम एग्जम्प्टेड सेलिंग से ज़्यादा हो। ये सब हमने पहले में किया। फिर हमने किया टाइम लिमिट। तो टाइम लिमिट जिनकी ऑडिट कंपलसरी है उनके लिए 31 जुलाई, और ऑडिट कंपलसरी है तो 31 अक्टूबर, ऑडिट कंपलसरी नहीं है तो 31 जुलाई। और यदि ऑडिट है तो ऑडिट रिपोर्ट आपको सबमिट करना पड़ेगा 30 सितंबर को, 30 सितंबर ऑफ असेसमेंट ईयर। उसके बाद आपने किया नहीं लॉस अटेंड कहाँ गया मैडम, इसमें है ना अभी 2-4 बातें। यदि पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप फर्म की यदि ऑडिट कंपलसरी है तो उसके सारे पार्टनर्स का रिटर्न 31 अक्टूबर तक लग सकता है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग आ गए लॉस रिटर्न 139.3। यदि आपका लॉस है तब भी, यदि आप कंपनी है, फर्म है, ऑर्डिनरली रेसिडेंट है जिसका फॉरेन में कोई बैंक अकाउंट, साइनिंग अथॉरिटी, फाइनेंशियल इंटरेस्ट या प्रॉपर्टी है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 लाख से ज़्यादा, फॉरेन ट्रेवल 2 लाख से ज़्यादा, कैश करेंट अकाउंट डिपॉजिट 1 करोड़ से ज़्यादा, तो इन सब केस में तो रिटर्न भरना ही पड़ेगा वेदर देयर इज अ लॉस और देयर इज अ प्रॉफिट। इन सब के अलावा यदि आप लॉसेस कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो तो आपको रिटर्न टाइमली भरना पड़ेगा, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी को छोड़ के और कोई लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होता यदि आप रिटर्न टाइमली नहीं भरते हैं तो, ठीक है। 139.4 ये क्या है, बिलेटेड रिटर्न। यदि आप रिटर्न टाइमली नहीं भर पाए तो आप अपना रिटर्न ड्यू डेट के बाद भी भर सकते हो, लेकिन बिलेटेड रिटर्न भरने की भी एक टाइम लिमिट है, 3 मंथ्स बिफोर द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर, यानी 31 दिसंबर के अंदर आपको बिलेटेड रिटर्न भरना पड़ेगा। उसके बाद आपने किया कि बिलेटेड रिटर्न नहीं अभी से बात ये, बिलेटेड रिटर्न यदि आप भरते हो तो आपको लेट फीस देनी पड़ेगी 5,000 रुपये की, लेकिन यदि आपकी टोटल इनकम 5 लाख तक है तो आपके ऊपर बिलेटेड रिटर्न की लेट फीस होगी सिर्फ 1,000 रुपये की। बिलेटेड रिटर्न भरने वालों को इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा @1% पर मंथ ऑन देयर टैक्स पेबल। 139.5 व्हाट इज दैट, रिवाइज रिटर्न। यदि कोई बंदा अपना रिटर्न टाइमली, रिवाइज रिटर्न, यदि कोई बंदा अपना रिटर्न भर चुका है, भले वो लॉस रिटर्न हो, बिलेटेड रिटर्न हो या कोई भी रिटर्न हो, और उसमें कोई बोनाफाइड मिस्टेक है तो आप उस मिस्टेक को रेक्टिफाई कर सकते हो
और रेक्टिफिकेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिवाइज रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। रिवाइज रिटर्न मस्ट बी कंप्लीट इन इटसेल्फ, क्योंकि जैसे ही आप अपना रिवाइज रिटर्न भरेंगे ओरिजिनल रिटर्न कैंसिल हो जाएगा। रिवाइज रिटर्न भरने के लिए कोई फीस नहीं है, कोई परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। लॉस रिटर्न कैन बी रिवाइज, बिलेटेड रिटर्न कैन बी रिवाइज, इवन अ रिवाइज रिटर्न कैन बी रिवाइज। यहां तक हमने कर लिया था। अब अपने आगे आते हैं। वन 139.9 डिफेक्टिव रिटर्न। कॉन्सेप्ट क्या, देखो आपने रिटर्न भर दिया लेकिन आपके रिटर्न में कुछ डिफेक्ट है। डिफेक्ट है मतलब रिटर्न के रोज एंड कॉलम्स ढंग से नहीं भरे हुए हैं, या रिटर्न के साथ कुछ पेपर्स अटैच नहीं है, टीडीएस सर्टिफिकेट अटैच नहीं है, टीसीएस सर्टिफिकेट अटैच नहीं है, रिटर्न के साथ पार्टनर्स का अकाउंट्स अटैच नहीं है, बैलेंस शीट पीएल अटैच नहीं है, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट अटैच नहीं है, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट अटैच नहीं है। मतलब रिटर्न तो भर दिया लेकिन रिटर्न में कुछ डॉक्यूमेंट्स लैक कर रहे हैं, या फिर आपके रिटर्न के रोज एंड कॉलम्स प्रॉपरली नहीं भरे हुए, या फिर रिटर्न के तो भर दिया टैक्स नहीं दिया, रिटर्न भर दिया टैक्स नहीं दिया। इन सब में हम लोग बोलेंगे भैया ये कौन सा रिटर्न है, इसमें आपने रिटर्न तो भर दिया, टैक्स नहीं दिया, टीडीएस सर्टिफिकेट नहीं दिया, टीसीएस सर्टिफिकेट नहीं दिया, बैलेंस शीट नहीं दिया, पीएल नहीं दिया, पार्टनर्स का अकाउंट नहीं दिया। इस तरह की मिस्टेक्स होने के कारण हम बोलेंगे दिस इज योर डिफेक्टिव रिटर्न। अब डिफेक्टिव रिटर्न का कंसीक्वेंस क्या है, तो जैसे ही मालूम पड़ेगा कि आपका रिटर्न डिफेक्टिव है, एओ आपको एक चिट्ठी देगा, क्या देगा, इंटीमेशन, नोटिस देगा, और बोलेगा कि 15 दिन, कम से कम 15 दिन के अंदर आप अपना डिफेक्ट रेक्टिफाई करो। एओ कम से कम आपको 15 दिन की टाइम देगा। एओ ये भी बोल सकता है 20 दिन के अंदर डिफेक्ट रेक्टिफाई करो, महीने भर के अंदर रेक्टिफाई करो, लेकिन ये नहीं बोलेगा कि 12 दिन के अंदर रेक्टिफाई करो। एओ आपको कम से कम 15 दिन की टाइम देगा। उस 15 दिन के अंदर यदि आपने डिफेक्ट रेक्टिफाई कर दिया तो ठीक है, वेल एंड गुड, सब काम सही हो गया। और यदि आपने 15 दिन के अंदर, यानी जो भी टाइम लिमिट दिया हुआ था उस टाइम लिमिट के अंदर आपने डिफेक्ट रेक्टिफाई नहीं किया, तो ये माना जाएगा कि आपने रिटर्न नहीं भरा, और रिटर्न नहीं भरने की जो पेनल्टीज है वो आपको पलट जाएगी। बात क्लियर? फिर से बोले क्या था, एक बंदे ने रिटर्न तो भरा लेकिन रिटर्न में कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ लैक था, कुछ माइनस था, कुछ फ्लॉ थे। तो किस तरह के फ्लॉ थे कि उसमें बैलेंस शीट अटैच नहीं था, पीएल अटैच नहीं था, रोज एंड कॉलम्स ढंग से फिल्ड अप नहीं थे, पार्टनर्स अकाउंट अटैच नहीं था, टीडीएस सर्टिफिकेट अटैच नहीं था, टीसीएस सर्टिफिकेट अटैच नहीं था, टैक्स चालान अटैच नहीं था, टैक्स पे नहीं किया था, व्हाटएवर। तो इन सब केसेस में हम लोग बोलेंगे भैया ये रिटर्न डिफेक्टिव है। AO will intimate to SSE regarding the nature of defect and will allow him to rectify the defect within the time given. AO will give at least 15 days time to rectify the defect. If SSE rectifies the defect within the given time, then return is properly filed. And if SSE fails to rectify the defect within the given time, then it will be treated as if no return filed. लिखिए डिफेक्टिव रिटर्न। If an SSE filed return of income, but it had certain defects, but it has any of the following defect, then it will be called defective return. Stop. नहीं, stop नहीं, colon. Point number 1. Rows and columns of the return are not properly filled up.
rows and columns of the return are not properly filled up. Rows and columns of the return are not properly filled up. Number 2, balance sheet and PL are not attached. Number next, tax audit report not attached. मतलब जिनको दरकार है उन्होंने ऑडिट रिपोर्ट अटैच नहीं किया. तो नेक्स्ट, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट नॉट अटैच्ड. नेक्स्ट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नॉट अटैच्ड. TDS सर्टिफिकेट बोल दिया जा. TDS सर्टिफिकेट, TCS सर्टिफिकेट नॉट अटैच्ड. TDS TCS certificate not attached. Tax challan not attached. Next, tax is not paid. Tax is not paid. Para change, etc. In such case, return shall be termed as defective return. In such case, return shall be termed as defective return. Stop. Stop. Para change. Assessee will be assessing officer will intimate the nature of defect to assessee. Assessing officer, ठीक है, assessing officer will intimate मतलब नोटिस देके इन्फॉर्म करेगा. Intimate nature of defect to assessee and will ask him to rectify defect. Will ask him to rectify the defect. Within a given period of time. Within a given period of time, comma, within a given period of time, comma, minimum 15 days. Minimum 15 days. Stop, para change. If assessee fails to rectify defect within the time, if assessee fails to rectify the defect within the time, then it will be treated as if no return filed. Then it will be treated as if no return filed. It will be treated as if no return filed. Stop, para change. Para change. Note, an unsigned return is not defective return. एग्जाम में पूछता है कि एक रिटर्न है जिसमें बंदे ने साइन नहीं किया, तो बताओ उसको क्या बोलेंगे, वैलिड रिटर्न या डिफेक्टिव रिटर्न? नहीं, वो डिफेक्टिव भी नहीं है, उसको बोलेंगे इनवैलिड रिटर्न. एन अनसाइंड रिटर्न इज नॉट डिफेक्टिव रिटर्न. एन अनसाइंड रिटर्न इज नॉट डिफेक्टिव रिटर्न but invalid return.
अभी तुम्हारा डिफेक्टिव रिटर्न तो हो गया, ठीक है। डिफेक्टिव रिटर्न का सेक्शन है 139(9). 139(1) में था नॉर्मल रिटर्न, 139(3) 3 तिलाड़ा काम पिलाड़ा लॉस रिटर्न, 4 समय सीमा के पार बिलेटेड रिटर्न, 5 मिनट में रिवाइज करो रिवाइज रिटर्न। और यानी सब याद हो रहा है, ठीक है। 9 से डिफेक्टिव कैसे याद होगा, तो एक बार डिफेक्टिव की स्पेलिंग बोलो, यही है। अब दो इसमें कितने लेटर है, 7 8 9, देख लो तो 9 रिटर्न याद हो जाए। हम तो डिफेक्टिव रिटर्न आपको ऐसे याद हो जाए बिकॉज इसकी स्पेलिंग में 7 लेटर्स है, खत्म। पैरा चेंज 140 साइनिंग ऑफ रिटर्न, 140 साइनिंग ऑफ रिटर्न। पहले इसका नाम था साइनिंग ऑफ रिटर्न, अब सेक्शन 140 का नाम हो गया वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न, ठीक है। असल साइन की दरकार नहीं पड़ती, असल वेरिफिकेशन की दरकार पड़ती है। साइन आप फिजिकली करते हो लेकिन इलेक्ट्रॉनिकली आप वेरीफाई करते हो, इसलिए नाम थोड़ा सा अच्छा कर दिया, मॉडर्न कर दिया, कंटेंट वही है वेरिफिकेशन। अब क्वेश्चन आता है कि वेरिफिकेशन या साइन इन जो भी है कौन करेगा, आंसर इंडिविजुअल के केस में खुद करेगा। अब सपोज इंडिविजुअल ठहरा ठाकुर, सोले का ठाकुर, हाथी नहीं है, अब बताओ कैसे साइन करेगा, पाँव का अंगूठा लगाएगा और ऐसे बोलेगा तेरे लिए तो मेरे पाँव भी काफ़ी है, ऐसे नहीं। तो फिर यदि बंदा साइन करने की पोजीशन में नहीं है, साइन करने की पोजीशन में नहीं है इन द सेंस या तो वो माइनर है क्योंकि माइनर की साइनिंग वैल्यू नहीं है, ल्यूनेटिक है, पागल है तो उसका साइनिंग का वैल्यू नहीं है, इडियट है, हाफ पागल है, उसका साइनिंग का वैल्यू नहीं है, और या फिर इंडिया के बाहर है, अभी है ही नहीं यहाँ पे, कैसे साइन करे भैया। तो इन सब सिचुएशंस में उसका कोई वैलिड पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करेगा। माइनर, ल्यूनेटिक और इडियट के केस में गार्जियन साइन करेंगे, और यदि नॉन रेसिडेंट है, इंडिया में है नहीं, किसी कारण से भी अभी साइन नहीं कर पा रहा है, तो उसका जो पावर ऑफ अटॉर्नी है वो साइन करेगा, ठीक है। एचयूएफ के केस में कौन साइन करेगा, तो एचयूएफ के केस में उसका कर्ता साइन करेगा, ओके। यदि कर्ता पोजीशन में नहीं है, इंडिया में नहीं है, साइन नहीं कर सकता, तो कर्ता के बिहाफ में कोई भी कोई भी दूसरा मेंबर एचयूएफ का साइन कर देगा। एचयूएफ में तो बहुत सारे मेंबर है, तो कर्ता नहीं साइन कर पा रहा तो कोई दूसरा मेंबर साइन कर देगा। फर्म के केस में मैनेजिंग पार्टनर साइन करेगा, और यदि मैनेजिंग पार्टनर साइन नहीं कर पा रहा है तो फिर वही बात, मैनेजिंग पार्टनर साइन नहीं कर पा रहा है तो कोई दूसरा पार्टनर साइन कर देगा, क्या हो गया। नेक्स्ट, एलएलपी के केस में डिजिग्नेटेड पार्टनर साइन करते हैं, और डिजिग्नेटेड पार्टनर साइन नहीं कर पा रहे तो कोई भी पार्टनर साइन कर देगा, लेकिन माइनर पार्टनर साइन नहीं कर सकता, माइनर पार्टनर साइन नहीं कर सकता, कोई दूसरा पार्टनर साइन करो। नेक्स्ट, इंडिविजुअल हो गया, एचएफ हो गया, फर्म हो गया, एलएलपी हो गया। कंपनी के केस में बोलो तो कम नहीं कर रहे मैडम, कंपनी के केस में कौन, अरे कंपनी का ओनर, कंपनी खुद होता है, कंपनी है जो सेपरेट लीगल एंटिटी। हाँ तो बताओ कंपनी के केस में कौन साइन करेगा, तो कंपनी के केस में उसका मैनेजिंग डायरेक्टर साइन करेगा, और मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं कर पा रहा है तो कोई भी डायरेक्टर साइन कर देगा। और बात बाकी जो पॉलिटिकल पार्टी है, ट्रस्ट है, उनके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साइन करेंगे, ठीक है। तो फाइनली कौन साइन करेगा, इंडिविजुअल के केस में वो खुद हिमसेल्फ, नहीं तो उसका कोई पावर ऑफ अटॉर्नी या फिर उसका कोई गार्जियन, एचयूएफ के केस में उसका कर्ता नहीं है तो कोई भी अडल्ट मेंबर, हाँ।
फर्म के केस में उसका मैनेजिंग पार्टनर, और मैनेजिंग पार्टनर नहीं कर पा रहा है तो फिर नहीं, कोई और पार्टनर नहीं, कोई अडल्ट पार्टनर। एलएलपी के केस में उसका डेजिग्नेटेड पार्टनर, और डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं कर पा रहा है तो कोई भी अडल्ट पार्टनर। कंपनी के केस में उसका मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं कर पा रहा है तो एनी डायरेक्टर, एनी डायरेक्टर। उसके बाद और कोई ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक पॉलिटिकल पार्टी, ट्रस्ट, तो इन सब में उसका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिसको हम लोग नाम बोलते हैं सीईओ, तो दे विल साइन। दिस इज द साइनिंग ऑफ रिटर्न। कॉपी में जाइए, लिखिए। अ रिटर्न मस्ट बी वेरीफाइड, a return must be verified. If return is not signed, it is treated as no return being filed. फिर से बोलूं, if a return is not signed, if a return is not signed, comma, it is invalid return. It is invalid return. Next, return must be signed, return must be verified by following person. नहीं, अभी तो पॉइंट ही चल रहा है, पैरा ही चल रहा है। रिटर्न मस्ट बी वेरीफाइड बाय फॉलोइंग पर्सन। अब आप ये कॉपी कर लो। इंडिविजुअल के केस में हिमसेल्फ, नहीं तो उसका पावर ऑफ अटॉर्नी, और नहीं तो उसका कोई गार्जियन। एचीफ के केस में करता, नहीं तो अडल्ट मेंबर। ये सब आपको बताया हुआ है, कॉपी कर लो। हो गया, नाइस। नीचे नोट लिखिए, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन इज अ वैलिड सिग्नेचर। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन इज अ वैलिड सिग्नेचर। मतलब सिग्नेचर यदि आपको करना नहीं आता, आप लालू प्रसाद यादव है या राबड़ी देवी है, या आप थोड़े अनपढ़ गवार है, आपने पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, आपका थंब इम्प्रेशन इज अ वैलिड सिग्नेचर। तो थंब इम्प्रेशन इज अ वैलिड सिग्नेचर। ओके, आगे बढ़ते। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, टॉपिक का नाम है ई रिटर्न। कौन सा रिटर्न? ई रिटर्न। एक क्वेश्चन अभी भी दिमाग में रह जाता है कि भैया रिटर्न मैन्युअली भरना है कि इलेक्ट्रॉनिक भरने से चलेगा, या इलेक्ट्रॉनिक भरना है कि मैनुअल भरने से चलेगा।
तो आपको क्या लगता है, रिटर्न मैनुअल या इलेक्ट्रॉनिक? इलेक्ट्रॉनिक। शहर में रहते हो इसलिए। गांव में क्या बोलते हो? गांव में आपको लगता है हर एक को कंप्यूटर चलाना आता है? नहीं। और इंडिया तो जितना गांव में है, जितना शहर में, उससे ज्यादा गांव में है। तो भैया कैसे आपने बोल दिया पूरा इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न जाएगा? प्रैक्टिकली आज की डेट में सभी के सभी लोग ई रिटर्न भरते हैं, लेकिन थ्योरेटिकली किताबी ज्ञान ये है कि मैनुअल रिटर्न भरना अलाउड है। प्रैक्टिकली कोई मैनुअल रिटर्न भरता ही नहीं है, सबके सब ई रिटर्न भरते हैं। लेकिन सिंस ये हमारा देश ही गांव का है, देश है, इसमें तो गांव है और वहां पे भी लोग कमाते हैं अच्छा खासा, इसलिए उनको बोला कि आप चाहो तो मैनुअल रिटर्न भर सकते हो। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न भरने की इतनी सुविधा है कि कोई मैनुअल रिटर्न भरना चाहेगा ही नहीं। फिर भी लॉ क्या है, पहले ये सुन लो। लॉ ये बोलता है कि इन लोगों को इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न भरना मैंडेटरी है। किनको? इन लोगों को रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली भरना मैंडेटरी है। नंबर 1, कंपनी, सारे कंपनी को इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न भरना पड़ेगा। दूसरा, एओपीबीओआई, एओपीबीओआई एसोसिएशन ऑफ पर्सन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल को इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न भरना ही पड़ेगा। तीसरा कोई भी बंदा जिसकी टैक्स ऑडिट कंपलसरी है। अच्छा बताओ, टैक्स ऑडिट किसकी कंपलसरी है? लास्ट क्लास बताया था मैंने। हाँ 31 अक्टूबर वाला तीसरा कंपलसरी है। मिस्टेक हो रहा है मैडम, भूल जाते हो आप। जिनका बिजनेस का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है या प्रोफेशन की रिसीट 50 लाख से ज्यादा है, उनके लिए टैक्स ऑडिट कंपलसरी है। और जिनके लिए टैक्स ऑडिट कंपलसरी है उनको ई रिटर्न भरना पड़ेगा। ओवर। जिनकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है उन्हें ई रिटर्न भरना पड़ेगा। तो भैया 5 लाख से इनकम कम होगी तो टैक्स ही नहीं देना, तो 5 लाख से इनकम ज्यादा है तो ई रिटर्न भरना है। नेक्स्ट, जिनको इनकम टैक्स में रिफंड क्लेम करना है उनको ई रिटर्न भरना है। तो आप समझ लो ऑलमोस्ट सभी आ गए जिनको ई रिटर्न भरना है। अब बकवास बात है बस। तो किन किन को ई रिटर्न भरना मैंडेटरी है? कंपनी, एओपीबीओआई, एवरी पर्सन जिसकी टैक्स ऑडिट कंपलसरी है, एवरी बंदा जिसकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है, और एवरी बंदा जिसको रिफंड क्लेम करना है। ये 5 पॉइंट में पूरी दुनिया समा दी मोटा मोटी, आप समझ लो। अब बहुत रेयर केस होगा कि जिसकी इनकम 5 लाख से कम है, रिफंड भी नहीं है। बहुत रेयर केस, बहुत रेयर केस। मतलब मैंने नहीं देखा, मैंने आज तक ऐसा फाइल नहीं देखा जिसमें मैनुअल रिटर्न चल जाएगा। तो आप ये समझ लो हर एक को ई रिटर्न भरना मैंडेटरी है। एग्जाम में पूछा जाएगा फिल इन द ब्लैंक, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। इनके लिए ई रिटर्न मैंडेटरी है। नंबर 1 कंपनी, नंबर 2 दोज हु वांट टू क्लेम रिफंड, नंबर 3 जिनकी टोटल इनकम 5 लाख से ज्यादा है, नंबर 4 ऑल ऑफ दी अबव। आंसर करना ऑल ऑफ दी अबव। बात क्लियर? देखिए, ई रिटर्न इज मैंडेटरी फॉर, नहीं टॉपिक दीजिए ई रिटर्न। अब नीचे लिखिए, फाइलिंग ऑफ ई रिटर्न इज मैंडेटरी फॉर filing of return in electronic format is mandatory for filing of return in electronic format is mandatory for, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा है यार, इतना याद है 5 पॉइंट है। पहला लिखते जाओ, पहला एवरी कंपनी, नंबर 2 AOPBOI, point number 3 person whose tax audit is compulsory, person who is liable to tax audit, person who is liable to tax audit, person who wish to claim refund या person who has a claim of refund,
person who has a claim of refund. Last but not the least, person whose total income is more than 5 lakh. Person whose total income is more than 5 lakh. इन लोगों को ई रिटर्न भरना जरूरी है. लो भैया, इस छोटे से नोट के साथ आपका ये टॉपिक फिनिश हो गया. अब अपने क्या करेंगे, उस पूरे टॉपिक को एक बार रिवाइंड करेंगे. इट विल टेक हार्डली 3 to 4 मिनट. ये यार्ड स्टिक है. जब इसमें आप साथ साथ बोल लेते हो ना, तो आपका चैप्टर हो गया. और यदि आप इसमें साथ साथ नहीं बोल पाते हो, इसका मतलब आपको अभी पढ़ना पड़ेगा. हम लोग करने जा रहे हैं 2 मिनट की समरी. उसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि रिटर्न चैप्टर में क्या पढ़ना है. देखो, रिटर्न चैप्टर आपने मेरे से 2-2.5 घंटे पढ़े होंगे, हाँ, लेकिन रिवाइंड करने में आपको हार्डली कोई 5 मिनट लगेगा. अब कॉपी मत देखना. अब आपको धड़ धड़ बोलना है. ऐसे बोलना है जैसे आप अपने फ्रेंड को सुना रहे हो. फाइलिंग ऑफ रिटर्न. सबसे पहले हमने क्लास में किया था कि रिटर्न होता क्या है. तो आप अपनी इनकम के बारे में डिपार्टमेंट को कैसे बताएंगे. तो आप अपनी इनकम के बारे में डिपार्टमेंट को बताने के लिए जिस पेपर वर्क का यूज करते हो, जिस फॉर्मेट का यूज करते हो, जिस फॉर्म का यूज करते हो, उसको हमारे इनकम टैक्स में बोलते हैं ITR. ITR यानी इनकम टैक्स रिटर्न. अलग अलग ITR है. ITR 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 5A है. मतलब तरह तरह के ITR है. अलग अलग केस लिए अलग अलग ITR है. नेक्स्ट, किसको रिटर्न भरना पड़ेगा. तो आंसर इज इन लोगों को रिटर्न भरना मैंडेटरी है. थोड़ी सी लंबी लिस्ट है. पहला, एवरी कंपनी. दूसरा, एवरी LLP पार्टनरशिप फर्म. तीसरा, एवरी ऑर्डिनरी रेसिडेंट जिसके पास फॉरेन में एक प्रॉपर्टी है, या बैंक अकाउंट है, साइनिंग अथॉरिटी है, या फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन अ फॉरेन एंटिटी है. नंबर 4, एवरी बंदा, एवरी पर्सन हुज इलेक्ट्रिसिटी बिल ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर in aggregate exceeds 1 lakh. Number 5, every person who has incurred foreign travel expenditure of more than 2 lakh on himself or on behalf of some other person. Number 6, every person who has made a deposit of more than 1 crore in a current account with a bank or cooperative bank. Number next, every individual HUF firm, AOP, BOI whose AJP whose income is whose gross total income is more than exempted selling. ठीक है. कब तक रिटर्न भरना है टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न? तो आंसर इज टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न फॉर पर्सन हुज ऑडिट इज कंपल्सरी is 31st October of assessment year, and those whose audit is not compulsory is 31st July of assessment year. If your audit is compulsory, then you need to submit your audit report on or before 30th September of assessment year. In case of partnership firm whose audit is compulsory, they are all partners need to file return या can file return till 31st October. नेक्स्ट उसके बाद हमारा नंबर आ गया 139.3 लॉस रिटर्न. यदि आपके रिटर्न में इस साल इनकम में लॉस है तो आपको रिटर्न भरना है कि नहीं भरना है? आंसर इज जिनके लिए रिटर्न भरना मैंडेटरी है उनको तो रिटर्न भरना ही पड़ेगा. जैसे कि कंपनी है, LLP है, इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 लाख से ज़्यादा है, करेंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज़्यादा डिपॉजिट किया, फॉरेन ट्रेवल पे 2 लाख से ज़्यादा का खर्चा किया, ऑर्डिनरी रेसिडेंट जिसके पास फॉरेन में प्रॉपर्टी एक्सेट्रा है, तो इन लोग के लिए तो रिटर्न भरना मैंडेटरी है ना, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो. इसके अलावा और रिटर्न भरना मैंडेटरी, लॉस रिटर्न उनके लिए मैंडेटरी है जिनको कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस क्लेम करना है.
यदि आपको लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड क्लेम करना है, यदि आपको लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड क्लेम करना है तो आपको रिटर्न भरना पड़ेगा और वो भी टाइमली भरना पड़ेगा, बिकॉज एज पर सेक्शन 80 लॉस रिटर्न, एनी लॉस कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड unless and until a loss return is timely filed, except losses under the head income from house property. देख आवाज में थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है, नहीं आता अभी भी दे ऐसे, मतलब डायरेक्टर साहिबा आप वेट करो, अंजलि का ऐसे करेगी तब चालू होगा। ये ऐसे करेगी बस, ये मुंह से नहीं बोलेगी कि ऑन हो गया है, या ऑन करने से पहले नहीं पूछेगी ऑन कर दे, ये ऐसे करेगी। हम लोग बात कर रहे थे 139(3) में एच पर सेक्शन 80 कि यदि हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है तो उसको छोड़ के बाद बाकी कोई भी लॉस यदि आप रिटर्न टाइमली नहीं भरेंगे तो कैरी फॉरवर्ड नहीं मिलेगा। उसके बाद हम लोग आ जाए टॉपिक 139(4) लॉस बिलेटेड रिटर्न। यदि आप अपना रिटर्न टाइमली नहीं भर पाए तो कोई बात नहीं, बाद में भी भर देना, लेकिन बिलेटेड रिटर्न भरने की भी एक टाइम लिमिट है। व्हाट इज दैट? 3 months बिफोर द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर, इन नटसेल 31 दिसंबर ऑफ असेसमेंट ईयर तक आप बिलेटेड रिटर्न भर सकते हैं। बिलेटेड रिटर्न भरेंगे तो आपको ऊपर एक लेट फीस लगेगी जिसका अमाउंट है सिर्फ 5,000 रुपये। लेकिन यदि आपकी टोटल इनकम 5 लाख ही है तो फिर आपकी बिलेटेड रिटर्न की फीस हो जाएगी सिर्फ 1,000 रुपये। बिलेटेड रिटर्न भरने वाले को एक इंटरेस्ट देना पड़ेगा @1% पर मंथ ऑन टैक्स पेबल। तो दोनों चीज़ लगेगी, इंटरेस्ट भी लगेगा, लेट फीस भी लगेगा। एक बात और है कि यदि बिलेटेड रिटर्न भरने के पहले ही डिपार्टमेंट ने आपका असेसमेंट कर दिया तो अब आप बिलेटेड रिटर्न नहीं भर सकते। यानी आपने जो सीखा बिलेटेड रिटर्न की टाइम लिमिट है 31 दिसंबर, वो थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। बिलेटेड रिटर्न की टाइम लिमिट है 31 दिसंबर ऑफ असेसमेंट ईयर और बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, और बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट whichever is earlier। लेकिन ये सिर्फ किताबी बातें हैं, इतना जल्दी आपका असेसमेंट होता नहीं है 3 महीने के अंदर, क्योंकि आपके रिटर्न भरने की टाइम लिमिट है 31 अक्टूबर या 31 जुलाई। हाँ, और आपको लगता है कि इस पीरियड के पहले आपका असेसमेंट कंप्लीट हो जाएगा, बहुत रेयर है, लेकिन लॉ ने यही टाइम लिमिट दे रखी है। व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग बिलेटेड रिटर्न? 31 दिसंबर ऑफ असेसमेंट ईयर और बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्ली। ठीक है, आप अपना नोट्स जाके थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेना। वैसे ही 139(5) में रिवाइज रिटर्न भरा जा सकता है, और रिवाइज रिटर्न भरने में भी यही बोला गया, इफ देयर इज एनी बोनाफाइड एरर in the original return, SSC can file a revised return, and time limit for filing revised return is also same, 31st December of assessment year or before completion of assessment, whichever is earlier। तो दोनों जगह एक छोटा सा अमेंडमेंट आप कर लेना। उसके बाद आपको पता है कि रिवाइज रिटर्न के लिए कोई फीस नहीं लगती, कोई परमिशन नहीं लगती। रिवाइज रिटर्न कैन ऑल्सो बी रिवाइज, लॉस रिटर्न कैन ऑल्सो बी रिवाइज, बिलेटेड रिटर्न कैन ऑल्सो बी रिवाइज। ठीक है, उसके बाद आ जाए 139(9) डिफेक्टिव रिटर्न। यदि आपके रिटर्न में इनमें से एक भी डिफेक्ट है, शॉर्टफॉल है, मिस्टेक है, तो हम लोग इसको बोलेंगे योर रिटर्न इज डिफेक्टिव। कौन कौन से मिस्टेक? नंबर 1, रोज एंड कॉलम्स ऑफ द रिटर्न आर नॉट प्रॉपर्ली फिल्ड अप। नंबर 2, बैलेंस शीट एंड PL अकाउंट इज नॉट अटैच, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट नॉट अटैच, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट नॉट अटैच, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नॉट अटैच, TDS certificate, TCS certificate not attached, tax challan not attached, or tax is not paid with the return। तो हम लोग बोलेंगे the return is defective। The consequence of defective return is that assessing officer will intimate you the nature of defect and will ask you to rectify the defect within time frame। But the time allowed by the assessing officer shall be at least 15 days। If within the time frame you rectifies the defect
then it will be treated as if a valid return is filed. And if you fails to file, if you fail to rectify the defect, then it will be treated as if no return filed. If you fail to rectify defect, it will be treated as if no return filed. 140, verification of return. If the SSC, an SSC need to verify the return, sign the return. If he fails to sign, it will be treated as invalid return. Return will be verified by following person. In case of individual, he himself. If the individual is lunatic or minor or unsound mind or idiot, then his guardian. If the individual is not able to sign because of some other reason, then his valid power of attorney. Yeah, his agent holding power of attorney. Number next, HUF. In case of HUF, its Karta will sign, and if the Karta is not in the position to sign, then any adult member of the family. Next, in case of partnership firm, managing partner will sign, and if the managing partner is not in a position, then any adult partner. In case of LLP, any designated partner, and if he is not in a position to sign, then any other partner. In case of company, MD, if the managing director is not able to sign, then any other director. In case of chief, in case of political party, trust, chief executive officer. A left thumb impression is a valid signature. बस इतना ही पढ़ा हमने. नहीं, फिर हमने पढ़ा ई रिटर्न. इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न इन 5 देश में मैंडेटरी है. एवरी कंपनी का ई रिटर्न मैंडेटरी है. एवरी एओपी बीओआई का ई रिटर्न मैंडेटरी है. एवरी अदर पर्सन जिसकी टैक्स ऑडिट कंपलसरी है, ई रिटर्न मैंडेटरी है. और एवरी बंदा जिसकी टोटल इनकम 5 लाख से ज़्यादा है, और एवरी बंदा जो रिफंड क्लेम कर रहा है, ई रिटर्न भरना जरूरी है. खत्म. ये टॉपिक इतना सही है, MCQ बेस या तो छोटा मोटा शॉर्ट नोट बेस टॉपिक है. आपके सिलेबस में डाला हुआ था, वार्म अप एक्सरसाइज थी, इसलिए मैंने करा दिया. ठीक है. नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ अच्छा टॉपिक उठाएंगे. इसके बाद वाला टॉपिक असेसमेंट, वो भी थ्योरी वाला टॉपिक है. लेकिन इन सब टॉपिक्स में इंपॉर्टेंट ये ना कि हम लोग थ्योरी याद करें, रिटेन करें. लास्ट 5 मिनट का जो ये फाइलिंग ऑफ रिटर्न है, जो मैंने अभी रिवाइज कराया, इसका साउंड में शायद डिफेक्ट आया है. कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास आएंगे तो इसको फिर से एक बार रिवाइंड करेंगे. तब आप लोग इसका एक ऑडियो रिकॉर्ड कर लेना नेक्स्ट क्लास. अभी अपने आ रहे उस टॉपिक में जो अपने देखना था कि हाँ, रिटर्न कैसा होता है देखने में. रिटर्न देखने में कैसा होता है. आओ तुम्हें दिखाता हूँ रिटर्न. नहीं रहती तुम बैठने नहीं देती. बैठती नहीं थी. आपको ये जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है दैट इज़ ITR. मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दूं. ठीक है. जस्ट अ मोमेंट. ये ITR 4 है. ITR 4 मतलब इंडिविजुअल इसे भर सकते हैं,
HUF इसे भर सकते हैं, फर्म इसे भर सकते हैं. Being a resident having total income up to 50 lakh and having income from business and profession. तो business and profession होना चाहिए, which is computed under section 44 AD, 44 ADA, 44 AE. ये इसका फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है. आप देख सकते हो रिटर्न भरते समय आपकी पहली पर्सनल जनरल इन्फॉर्मेशन यानी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मान दी जाती है. आपके नाम, पता, फलाना ठिकाना, आपका पैन, उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ, ये सब लिटरली ऑटो प्रीफिल हो जाता है. आपका ये नेम, एड्रेस, ये सब तो पैन के थ्रू उनके पास है ही. तो जब आप अपना पैन नंबर डालते हो ना तो ये सब ऑटो प्रीफिल हो जाता है, प्रीफिल्ड. इनकम टैक्स की वेबसाइट पे एक प्रीफिल्ड फाइल मिलती है. क्या मिलती है? प्रीफिल्ड फाइल. तो आपका पैन नंबर डालने से आपका प्रीफिल्ड फाइल मिल जाएगा, वो डाउनलोड कर लेना. तो ये अपने आप ही फिल्ड हो जाता है, हमें भरना नहीं पड़ता. तो जो भी हो ये सब आपकी डिटेल फिटेल है यहाँ पे, एड्रेस वैड्रेस, आप रेसिडेंट हो कि नॉन रेसिडेंट हो ये सब बताना. आपका मोबाइल नंबर, आपके घर का मोबाइल नंबर, आपका पहला ईमेल, दूसरा ईमेल, ये सब आपको बताना है. ठीक है. फिर आपका रिटर्न 139 वाला है कि 139(4) यानी आप बिलेटेड रिटर्न भर रहे हो, या 139(5) आप रिवाइज रिटर्न भर रहे हो, या 139(9) में आपका कोई डिफेक्ट था इसलिए आप रिटर्न भर रहे हो. तो आप बस सपोज आप बिलेटेड रिटर्न भर रहे हो तो बिलेटेड रिटर्न का अलग से कोई फॉर्म नहीं है, इसी फॉर्म में बस इसको टिक कर देना, आपका बिलेटेड रिटर्न हो जाएगा. रिवाइज रिटर्न का अलग से कोई फॉर्म नहीं है, इसी रिटर्न में आप अपना टिक कर देना, ये आपका रिवाइज रिटर्न हो जाएगा. लेकिन यदि आप रिटर्न नॉर्मल वाला भर रहे हो तो आप इसे टिक कर देना, खत्म. चलो अच्छी बात. यहाँ पे आपकी पर्सनल डिटेल्स है, यहाँ पे आपकी इनकम की डिटेल, आपकी कितनी सैलरी इनकम है, आपका डिडक्शंस, ये क्या आ गया यार, डिडक्शंस, आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, आपकी GTI, आपके डिडक्शंस जो आपने क्लेम किए हैं, और यहाँ पे टैक्स कंपटीशन आ जाए. तो टैक्स कंपटीशंस में रिबेट विबेट ये सब आपने पढ़ा होगा, ये सब यहाँ पे फिल करने का पोजीशन है, सिचुएशन दिया हुआ है. डिटेल्स ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, आप अपना टर्नओवर बता दीजिए, आपकी बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम कंप्यूट हो जाएगी, एंड सो ऑन. अब ये ITR 4 था. नॉर्मली सबसे बेसिक जो पॉपुलर बिजनेस वालों के लिए ITR है, नहीं वो ITR 3 है. ITR 1 भी मैं लेकर आया हूँ, ITR 1 देख लो आज आप. नहीं, सैलरीड वालों के लिए, प्रोफेशन वालों के लिए नहीं है. ITR 1 वो भरते हैं जिनकी सैलरी इनकम हो और थोड़ा बहुत हाउस प्रॉपर्टी का इनकम हो. यहाँ पे 1 हाउस प्रॉपर्टी बाय मिस्टेक है, 2 हाउस प्रॉपर्टी यहाँ पे वर्ड हो जाना चाहिए. अदर सोर्सेज और एग्रो इनकम हो अप टू 5,000, वो लोग ITR 1 भर सकते हैं. यानी सारे जॉब वाले यही रिटर्न भरते हैं. ठीक है. वही डिटेल विटेल आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, इसमें पैन, डेट ऑफ बर्थ, आपका आधार नंबर, आपका मोबाइल, आपका ईमेल ID, ये सब आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे जा रही है. और उसके बाद यहाँ पे सैलरी कंपटीशन आपको करना रहेगा. ग्रॉस सैलरी एज पर सेक्शन 17(1), फिर परक्विजिट, फिर आपके स्टैंडर्ड डिडक्शंस 50,000, एंटरटेनमेंट अलावेंस, पी टैक्स, जो आपने पढ़ा था ना ये सब यहाँ पे आ रहा है. आपके पास तो एक ही हाउस प्रॉपर्टी है, वो हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड भी हो सकता है, लेट आउट भी हो सकता है, डिम टू बी लेट आउट हो सकता है. तो जो भी हो वो यहाँ पे डिटेल भरिए, एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो भी है भरिए. और उसके बाद आपके डिडक्शंस, और उसके बाद आपका कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल. ये मैं आपको PDF दिखा रहा हूँ, ये ई रिटर्न नहीं है, PDF है उसका. PDF इसलिए अपने टिक कर पा रहे हैं. इलेक्ट्रॉनिक वाला यूटिलिटी होता तो अपने टिक थोड़ी कर पाते, फिर तो भरना पड़ता. यहाँ पे आप अपना TDS TCS से डिटेल भरिए. और ये देखो इसको हम लोग बोलते हैं वेरिफिकेशन, साइनिंग ऑफ रिटर्न, सेक्शन 140, जिसमें आप ये लिखते हो मैं फलाना ठिकाना, मेरे पापा का नाम, solely declare that to the best of my knowledge and belief information given in the return are true. ठीक है. यदि आप रिटर्न अपना भर रहे हो तो ठीक है, आप किसी और के भी आप में रिटर्न भर रहे हो तो इन द कैपेसिटी एज, फिर आपको रिप्रेजेंटेटिव बताना है कि मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और फिर आपको यहाँ पे साइन करना है. दिस इज वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न. ठीक है.
तो ये ITR 1 था जो बहुत ही छोटा सा होता है, बहुत ही समराइज फॉर्मेट है ये। लेकिन ITR 3 जो है वो काफ़ी डिटेल्ड होता है, वो है 40 पेज का रिटर्न। ठीक है, अपने तो इतना डिटेल में भी ITR 4 में जाना नहीं है, लेकिन जिस मैंने आपको बता दिया कि ये रिटर्न बहुत सिंपल होते हैं। कभी कभी आप हाथ पाँव चलाओ, भरने की कोशिश करो, नहीं समझ में आए तो क्लास में पूछो, और फिर जाके फिर से ट्राई करो घर पे रिटर्न भरने की। एक बार अपने पापा के साथ बैठ के, भाई के साथ बैठ के रिटर्न भर लोगे ना, तो इनकम टैक्स और अच्छा लगने लग जाएगा। ठीक है, तो आज अपनी यहाँ तक की क्लास हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्लास अपने करेंगे असेसमेंट। नेक्स्ट क्लास आज सैटरडे है, मंडे रखते हैं। ठीक है, संडे नहीं रहेंगे, मंडे रहेंगे। मंडे सेम टाइम।